नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। हमारे साथ आज की चर्चा में मेहमानों का एक खास पैनल है और आप नंबर भी नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पाम तेल की। त्योहारों का वक्त आने वाला है और भारत पाम तेल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जितनी भी तेलों का इंपोर्ट हमारे यहाँ है, उसमें हम सबसे ज़्यादा पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त पाम को लेकर दुनिया में क्या चल रहा है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, भारत से इंपोर्ट इस वक्त किस तरह से हो रहा है, आगे इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, प्राइस क्या रहने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संदीप भान साहब जुड़ रहे हैं, जो कि CEO हैं सायम डार्वी के, सिंगापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है पाम की, सायम डार्वी, और उसके CEO हैं संदीप भान साहब, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ सिंगापुर से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले पाम की सप्लाई कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी, अगर अपन अभी पाम की सप्लाई को देखें तो नियर बाय में सप्लाई का कोई शॉर्टेज है नहीं। पाम बाजार में इनफ है। डिमांड की थोड़ी सी अभी कमी महसूस हो रही है। पिछले 10 दिन में चाइना ने बड़ी जोरदार बाइंग करी, जिस बाइंग के चलते चलते ये प्राइसेस 4000 रिंगेट क्रॉस कर गया था यहाँ के फ्यूचर्स मार्केट में। बट इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज था कि इंडिया ने पहली बार चाइना की इतनी जबरदस्त बाइंग को देखते हुए इंडिया ने बाइंग की नहीं। इंडिया स्टेप इन करा नहीं इस रैली में, और वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। अब जब प्राइसेस 4000 क्रॉस कर गए तो चाइना भी थोड़ा सा ठंडा पड़ गया लेने में, और उसके चलते अब थोड़ी सी गिरावट प्राइसेस में आ गई। ये देखिए कि डिमांड उतनी जितनी चाइना ने बाइंग करी, सप्लाई की कोई शॉर्टेज है नहीं। आप कह रहे हैं सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। चाइना की इस बड़ी मात्रा में बाइंग के पीछे क्या वजह, क्यों चाइना ने इतना पाम खरीदा? चाइना उनके स्टॉक भरपूर करने थे, उनके पास जितनी कमी हो गई थी, शॉर्टेज थी उनकी स्टॉक्स की, ये जो रखते हैं वो रिजर्व में, उसकी भरपाई करने के लिए। और ऑल्सो पाम बहुत सस्ता हो गया था कंपेयर टू अदर ऑयल्स चाइना में। डिफॉल्ट करते हैं क्या सर? पाम खरीद कर कुछ डिफॉल्ट होता है क्या चाइना की तरफ से वहाँ? नहीं सर, वो डिफॉल्ट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो ये जीरा ले जाते हैं और डिफॉल्ट कर जाते हैं चाइना वाले। नहीं नहीं, यहाँ के एक्सपोर्टर बड़ा परेशान है, और उन्होंने पहले तो एक्सपोर्ट किया, फिर इंपोर्ट किया, तो चाइना ने कमिट किया कि हम देंगे माल आपको। बाद में खबर आ रही है कि वो डिफॉल्ट कर रहा है चाइना वाला। नहीं, पाम बाजार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पाम बाजार में चाइना की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, हाँ, वो डिफॉल्ट करते हैं। तो जरा समझाइए सर उनको पाम के जरिए ही कि जीरा में भी डिफॉल्ट ना करें। यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ के ट्रेडर को। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये बताइए सर कि भारत का इंपोर्ट अभी पाम का कैसा हो रहा है, हम कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं अभी पाम? तो भारत ने जो इंपोर्ट जुलाई में ही पहले रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट हुआ था। उसके बाद अगस्त की जो अभी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने जो नंबर रिलीज किए, उसके मान से एक और रिकॉर्ड मंथ था। हाईएस्ट इंपोर्ट्स अभी अगस्त में हुए। उसके चलते भारत में आज स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। अच्छा, स्टॉक की कमी नहीं है। तो क्या अभी हम इंपोर्ट कम करेंगे पाम का, या हमारा इंपोर्ट जारी रहेगा अभी सितंबर में भी, अक्टूबर में भी? सर, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी तो इंपोर्ट होगा ही होगा, पर जो जबरदस्त बाइंग इंडिया ने करी है उसके चलते जो हम अभी देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि इंडिया ने चाइना की रैली को देखते हुए पार्टिसिपेट नहीं करा उसमें। इंडिया की बाइंग अभी स्लो डाउन हो गया है, बिकॉज इंडिया अभी बहुत हाई स्टॉक्स कैरी कर रहा है। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक काफी ज्यादा है अभी पाम का, ठीक है। और इंडोनेशिया मलेशिया में सर प्रोडक्शन के क्या हालत है पाम के? सर, प्रोडक्शन में अभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन आ रहा है, क्योंकि वी आर इनटू सीजनली वो पीक मंथ्स में। अच्छा, तो अभी अच्छा है उत्पादन सर? उत्पादन अभी ठीक है दोनों कंट्रीज में। अभी हाँ। वो अब अगले अक्टूबर नवंबर से उसमें गिरावट आना चालू हो जाएगा, सीजनल। उधर अल नीनो का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा सर? अल नीनो का अभी आज की तारीख में इम्पैक्ट उतना आ नहीं रहा। वो उसका अगर इम्पैक्ट आएगा भी तो वो अगले साल अर्ली फर्स्ट क्वार्टर नहीं, में हमारे यहाँ तो आप देखिए कि आएगा। अगस्त में 122 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। तो यहाँ पे
हाँ। यहाँ पे तो बारिश हो रही है कंटिन्यूस, अच्छा, इसलिए अभी बारिश हो नजर। रही है। ओके। हाँ जी। हाँ ओके। जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोबल डिमांड अभी कैसी है पाम की, तो आप क्या कहेंगे? सर अभी जैसा मैंने कहा कि चाइना को ने जैसी बाइंग करी, ऐसा लग रहा था कि ग्लोबल बाकी डेस्टिनेशंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। पर ये पहली बार पाम मार्केट में देखने को आया है कि चाइना की इतनी एग्रेसिव बाइंग होने के बाद भी बाकी कंट्रीज ने फॉलो अप बाइंग करी नहीं, जिसके चलते वो डिमांड बड़ी रुक सी गई थोड़ी सी अभी अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में। डिमांड कम हो गई है, तो प्राइस तो गिरने हाँ, चाहिए फिर भान साहब। प्राइस तो गिरी गई ना सर, कल और आज में ही 150 रिंगेट निकल गया। तो और गिरेंगे फिर? प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर नियर बाय में है, क्योंकि नियर बाय। डिमांड थोड़ी सी आनी चाहिए। नियर बाय, खाली नियर बाय। आज अगर आप देखिए नियर बाय सस्ता है, फॉरवर्ड्स महंगा है। जो नियर बाय सस्ता है वो मेनली इसके चक्कर में कि स्टॉक्स मार्केट में बहुत है, अच्छा, इनफ है स्टॉक कि बहुत है। डिमांड है। हाँ जी, उसके चलते मार्केट की रिएक्शन ऑलरेडी आ गई कल और परसों में। चाइना बाजार से हट गया, चाइना ने पिछले 2-3 दिन से मार्केट में बाइंग करी नहीं, तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली बाजार में आ गया कल और आज। चाइना वाले फिर आ गए बाइंग में, तो फिर दाम बढ़ जाएंगे। चाइना आया तो अगर फॉलो फॉलो बाइंग इंडिया से भी, क्योंकि अकेले चाइना के भरोसे पूरा मार्केट उतना भाग नहीं पाएगा। अच्छा। इंडिया का आना, आज की तारीख में इंडिया का आना बहुत जरूरी है। इंडिया इंडिया का। विल डिटरमिन द नेक्स्ट प्राइस ट्रेंड। इंडिया तो थोड़ा वेट करेगा और दाम गिरने का नहीं। इंडिया में अभी सर जो प्रेशर है वो अभी सनफ्लावर ऑयल का भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल वापस बहुत सस्ता हो गया। पाम और सनफ्लावर ऑयल का जो स्प्रेड है अभी आज खाली 30-40 डॉलर का ही रह गया, जिसके चलते सॉफ्ट ऑयल्स का भी प्रेशर बनता जा रहा है इंडिया में। अब जरा ये बताइए, खबर आ रही है कि हमारे यहाँ जो पोर्ट पर, इंडियन पोर्ट पर जो एडिबल ऑयल का स्टॉक है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी सप्लाई के फ्रंट पर दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में। सप्लाई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जैसी मेरी बात मेरे कस्टमर से इंडिया में होती है तो उनका कहना है कि अभी उठाव नहीं आ रहा है एंड कंज्यूमर का, जिसके चलते ये स्टॉक ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा। अच्छा, हाँ ओवरऑल जी। एडिबल ऑयल का मार्केट, ये तो पाम की बात हो गई। ये बताइए कि अभी ग्लोबल एडिबल ऑयल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, सोया तेल को लेकर, ग्राउंडनट को लेकर के, या सनफ्लावर ऑयल को लेकर के, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है सर इस वक्त? सर अभी जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो अभी दो ऑयल्स का मेन है, एक तो पाम और दूसरा सनफ्लावर ऑयल, जो बहुत ही नीचे नीचे लेवल पे चल रहे हैं। सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल में बीच में स्प्रेड बहुत कम हो गया था, जो अब वापस $100 से ऊपर हो गया। सोयाबीन ऑयल अभी नीचे आ नहीं रहा है, क्योंकि सोयाबीन का ऑयल का सोर्स अभी खाली ब्राजील ही है। अर्जेंटीना में उतनी क्रॉप नहीं है, इसके चक्कर में सोयाबीन ऑयल अपना प्रीमियम बनाए रखा है। सनफ्लावर ऑयल रशियन ओरिजिन का बहुत सप्लाई बढ़ रही है, जिसके चक्कर में सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे आ गए। अच्छा, ठीक है। जी तो सर अगर मैं आपसे एक लाइन में ये पूछूं कि क्या अभी त्योहारों के दौरान भारत में खाने के तेलों के दाम नीचे बने रहेंगे, आप क्या कहेंगे? सर, मैं इसका इस तरह से कहूंगा कि त्योहारों को देखते हुए भारत में तेल की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी। प्राइस? प्राइस कंज्यूमर के हाथ में। नहीं, मतलब कंज्यूमर तो जितना खा रहा है उतना खाएगा, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए दाम तो नीचे ही रहेंगे ना सर। सर एंड कंज्यूमर ही अब डिसाइड करेगा कि वो किस प्राइस में लेना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ तेल मुझे की जितना quantity में। जितना कम में मिल जाए, लेकिन मिलेगा वो क्या? आपके हाथ में ही है, क्योंकि आप ही स्टोर पे जाएंगे। अगर आप स्टोर पे एक हफ्ता और नहीं लेंगे तो इंडिया के रिफाइनर्स को थोड़ा भाव गिराना पड़ेगा नहीं लोकल नहीं, में। तो वो तो सर मतलब तेल तो खरीदना ही पड़ेगा ना खाने के लिए, लेकिन मतलब फिर भी एक बेंचमार्क प्राइस क्या होगा? सर जैसे यहाँ पे अभी जैसा लग रहा है, अभी मार्केट में धारदास लग रही है, वो 3800 टू 4000 रिंगेट के बीच बीच में पाम चलना चाहिए, यहाँ के फ्यूचर्स मार्केट के बेसिस पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप भान जी, आपका पूरा ग्लोबल पिक्चर हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि इस वक्त दुनिया के मार्केट में खाने के तेल की कीमतों को लेकर, डिमांड सप्लाई को लेकर क्या चल रहा है और भारत के मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम पाम का एक बड़ा बायर हैं, लिहाजा हमारे यहाँ डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है, प्राइस क्या रहने वाला है, ये डिटेल में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। जी हाँ, चांदी की कीमतों में आज तेज़ गिरावट आई है और आप देखिए कि इस वक्त अगर आप देखें तो MCX पर जो चांदी के दाम हैं वो करीब करीब 850 रुपये नीचे हैं। कुछ देर पहले ये करीब करीब 1100 रुपये नीचे थे। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब जुड़ रहे हैं, इब्जा के जनरल सेक्रेटरी। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत लंबे वक्त के बाद आप मिले हैं सर, एक्शन भी बहुत लंबे वक्त के बाद लौटा है मार्केट में। क्या हुआ चांदी में आज?
सर देखिए, चांदी जो भारतीय बाजारों में उसकी 4 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी और इसकी वजह से चांदी में हमें भारतीय बाजारों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी इस प्रकार से यदि कमोडिटी एक्सचेंज पे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है तो उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक बहुत ही वॉलेटाइल रहता है मार्केट, क्योंकि लोगों को अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए करनी पड़ती है और या फिर स्क्वायर अप करना पड़ता है। और इसी की वजह से भारतीय बाजारों में फिलहाल हम बड़ी तेज गिरावट देख रहे हैं। अच्छा, ओके। तो ये राय आपकी हो गई कि सिल्वर में क्यों गिरावट आ रही। तो और गिरेंगे दाम सर चांदी के? देखिए, जिस प्रकार से सिल्वर का मूवमेंट हमने पिछले 10 दिनों के अंदर देखा है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से हो रहा है। मुझे चांदी के प्राइसेस में ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। मुझे लगता है कि एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर चांदी का एक जो बॉटम $23.2 का है, मतलब यदि मैं इसी प्राइस कन्वर्ट करूं तो भारतीय बाजारों में इसका बॉटम लगभग 71,800 के आसपास रहने की उम्मीद है। और चांदी में इतनी वॉलेटिलिटी तो मतलब इतनी वॉलेटिलिटी किसी भी ट्रेडर को मान के ही चलना चाहिए। लेकिन चांदी को लेकर मैं बता पूछूं, मुझे लगता है कि यहाँ पर यदि डिप बनता है तो एक अच्छी खरीदारी का मौका है। ये ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अच्छी बाइंग का मौका यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, गोल्ड पर मेहता जी कुछ व्यू आपका बदला है इतने दिनों में? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 1866 स्पॉट मार्केट में गोल्ड में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, लेकिन हमने मार्केट को $1884 से रिवर्स होते हुए देखा और $1951 तक हमने स्पॉट मार्केट में गोल्ड को जाते हुए देखा। और वो तेजी इतनी तेजी से आई थी, उसमें जो प्राइस राइज इतना तेजी से हुआ था, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने मिल रहा है। मुझे नीचे गोल्ड में अभी सपोर्ट लेवल $1921 का लगता है स्पॉट मार्केट में, और हम यदि ये $1921 के नीचे जाएगा तो 1913 इसका दूसरा सपोर्ट है। इस दोनों सपोर्ट को यदि ये नहीं तोड़ता है तो हम गोल्ड अंदर तेजी देखेंगे। अगले 15 दिनों के अंदर अंदर $1980 तक पहुंचने की संभावना है। रुपए पर आइए ना सर, रुपए में क्या होगा? रुपए में गोल्ड के अंदर नीचे एक अच्छा सपोर्ट लेवल 58,400 रुपए के आसपास का बनता है, और ऊपर में यदि मैं गोल्ड को इसी प्राइस से कन्वर्जन करूं, डॉलर से कन्वर्जन करूं, तो करीबन 61,700 रुपए के आसपास तक हमें अगला 15 दिनों में गोल्ड जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अच्छा मेहता जी, आप आजकल आप लोग टीवी पे कम आ रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं खाली वक्त में? मतलब क्या चल रही है अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में? सर, ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल धीरे धीरे माहौल अच्छा बन रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है। तो हमने बहुत दिनों के बाद रिटेल में एक अच्छी खासी ग्राहकी आती हुई नजर आ रही है। जैसे ही गणेश फेस्टिवल शुरू होगा तो ग्राहकी और तेजी से बढ़ेगी, उसके बाद नवरात्र और दिवाली। तो फिलहाल हमने पिछले 15 दिनों में 20 दिनों में ये देखा कि B2B मार्केट में बहुत अच्छा उछाल आया है। तो अब हम आगे उम्मीद करते हैं कि B2C जो मार्केट होगा उसमें भी अच्छा खासा उछाल आएगा। और अगर अब खबर नहीं आ रही है मेहता जी लेकिन आपकी इंडस्ट्री से, जो मतलब थोड़ा सा जो बीच में आती थी कभी कभी, अभी खबर आनी बंद हो गई है, कुछ मतलब पॉलिसी लेवल में कुछ नहीं चल रहा है? नहीं, पॉलिसी लेवल में सर बहुत ही टेक्निकल चीजें चल रही है। जो भी सरकार ने हमारे जो FTA के कंसर्न थे या लीस्ट डेवलप कंट्री के कंसर्न थे, उनको अच्छी तरह से एड्रेस किया है। और सरकार जिस प्रकार से हमारे कम्युनिकेशन को सुनती है और वापस जवाब देती है, तो ये भी एक वजह है कि बहुत हमें जिस प्रकार से सपोर्ट मिलता है, तो ऐसी कोई खबर जो आपके लिए उत्सुकता वाली खबर हो, ऐसी बनती नहीं। अच्छा, ठीक है सर, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, रवि देवरा हैं, अखिलेश जैन साहब हैं। रवि जी, आप बताइए आज शाम के लिए गोल्ड में क्या किया जाए?
इवनिंग के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट बनी है, जब तक बॉन्ड मार्केट स्टेबल नहीं होता, तब तक ये गिरावट का दौर है वो थोड़ा बहुत गोल्ड में जारी रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 59,400 के करीब जो करंट गोल्ड फ्यूचर है उसको बेच के चले। स्टॉप लॉस 59,620 का लगाए और डाउन साइड 15,700 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चाइना क्योंकि यूएस मार्केट में पर्टिकुलर बॉन्ड काफी बेच रहा है, तो जब तक चाइना बेच रहा है बॉन्ड तब तक ट्रेजरी मार्केट में यील्ड ऊपर रहेगी और इक्विटीज भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो सेफ हेवन अपील है वो थोड़ा बहुत एब्सेंट रहेगी और इससे प्राइसेस में गिरावट और बढ़ सकती है। ओके, चांदी में जो जिस तरह की गिरावट है अखिलेश जी, टेक्निकली अभी क्या लग रहा है आपको चांदी का मार्केट? देखिए मृत्युंजय जी, इसमें जो मेन गिरावट का कारण है ड्यू टू बॉन्ड यील्ड्स, ये जो डॉलर इंडेक्स है काफी ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश हो रहा है फ्यू डेज से, जिसके कारण हम गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे ही प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अभी जो डॉलर इंडेक्स है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और यहाँ से उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। 104-104-15 के आसपास का यहाँ पे लेवल है। तो चांदी फॉर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट ओनली यहाँ पे मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 73,000 अगर 450 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे नए लो का स्टॉप लॉस जो कि 73,250 है उसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक बार चांदी को बाय करना चाहिए। इंट्राडे के लिए केवल कॉल रहेगा यहाँ पे 73,000 850 900 से लेकर 74,300 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं जी। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। क्रूड में आपका व्यू रवि जी? कच्चा तेल तो बहुत बढ़ा बीच के दिनों में क्योंकि सप्लाई सिचुएशन आगे टाइट रहने वाली है, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा था। अब जरा आप बताइए कि कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू है क्या और करना क्या चाहिए? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि काफी रेंज बाउंड एक्टिविटीज रहेगी। 89 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रांड के प्राइस में और 86 का नाइमेक्स में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा, ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि जिस हिसाब से सप्लाई सिनेरियो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है और प्राइसेस में आगे जाके अपवर्ड मोमेंटम देखा जा सकता है। आज सुबह चाइना के जो सर्विस पीएमआई डेटा आए, इससे जो पहले चाइना मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बाद होप बनी थी कि चाइना रिकवर हो रहा है, थोड़ी वो होप में सेंस लगे। इस हिसाब से प्राइसेस में आज हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बट मुझे लग रहा है 7,000 का लेवल शायद बेस बना रहेगा। 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ 7,060 के साथ लेवल के करीब आप बाय कर सकते हैं। अपर साइड एक लिमिटेड अपसाइड में 70-200 तक की एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से और इजाफा रहेगा। आज का ट्रेडिंग सेट मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड रहेगा, बट अगर 2 दिन का आपका नजरिया है तो डेफिनेटली वहां पे बाय करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर, इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। नेचुरल गैस में अखिलेश जी क्या ट्रेड आपको दिखता है और करना क्या चाहिए? जैसे मैंने कहा था पिछले कुछ सेशंस में लास्ट टाइम कि जो शेवलेट था उसकी कुछ सप्लाई कंसर्न के कारण यहाँ पे इमीडिएटली तेजी हमको देखने को मिली थी, बट वो फिसल आउट होना चाहिए था और वैसा हमको देखने को भी मिला। मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर भी थोड़ा सा और गिरावट यहाँ पे रहना चाहिए जब तक भाव 223 के ऊपर नहीं जाते। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इसको उछाले पे सेल करके काम करिए। 223 का इस पे स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में 208 207 तक के भाव हमको देखने को मिलने चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है मयंक का, पूछिए मयंक। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा 80,000 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है सिल्वर का। अच्छा, 1100 में 1100 में 3 लॉट, तो मैं एग्जिट करूं या होल्ड रखूं उनको? बताइए अखिलेश जी। का जो क्वेश्चन था वो ऑडिबल नहीं था, थोड़ा म्यूट था आवाज। इन्होंने चांदी में ऑप्शन में ट्रेड किया है, कॉल लिया है इन्होंने 80,000 की 1100 में, क्या करना चाहिए इनको? जी, इसको जैसे मैंने बताया अभी एक बार शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये नया जो लो का है फ्यूचर के रेफरेंस से इसको आप होल्ड रखिए और आने वाले दिनों में इसमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ये आज का लो यहाँ पे ब्रिश नहीं होता तो एक बार शॉर्ट टू मीडियम तक यहाँ पे तेजी वापस से देखने को मिल सकती है चांदी। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं कि आपको आगे ऑप्शन में भी क्या ट्रेड करना है। कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और एग्री मार्केट की बात करते हैं। रवि जी, ग्वार पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ग्वार में कल गिरावट थी, आज अच्छी तेजी बनी, क्या लगता है आपको ग्वार में भी?
डेफिनेटली गुआर में एंड पर्टिकुलर एग्री बास्केट में मुझे लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन तक थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, पर्टिकुलर वहां पे, क्योंकि फिजिकल मार्केट का जो सपोर्ट है वो कम रहेगा। जो फेस्टिविटी उस हिसाब से अगले 2 से 3 दिन तक जो काफी मंडियां है वो गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र है, वहां पे क्लोज रहेगी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा संभल कर ट्रेड करें। बट यस, फंडामेंटल बुलिश है। जितना हम आगे जाएंगे मीन्स और बारिश नहीं आएगी तो इतना ही उसमें बुलिश सिनारियो काफी फर्म होगा। मुझे लग रहा है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन, लास्ट जब हमारी बात हुई तभी भी जो मंदी आई थी, मैंने बोला था कि 6500 तक के लेवल सीड में आ सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि टारगेट इंटेक्ट है, अभी और यहाँ से तेजी बन सकती है। लेवल स्पेसिफिक 6300 पे बाय करें, 6210 का स्टॉप लॉस और 6500 का टारगेट गुआर सीड में रहेगा। और गुआर गम में 13000 के जितना करीब मैंने बाय करे, 12700 का स्टॉप लॉस लगाए और 13600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक से जब ये मार्केट रिस्टोर हो गए, एक अच्छी रैली के लिए गुआर प्रिपेयर्ड है। और वैसे भी 10-15 दिन अगर और निकल गए, मुझे लग रहा है कि एग्री बास्केट में एक अच्छी तेजी बन सकती है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर आसाराम है हमारे साथ, पूछिए। नमस्कार सर, कोकोडकल में सितंबर एंड तक सेल साइड रही या बाई साइड, और दिसंबर में क्या करें? बताइए अखिलेश जी, कोकुड में, कॉटन सीड ऑयल केक में, कपास खली में क्या करना चाहिए? हाँ, कोकुड में और रेस्ट ऑफ एग्री कॉम्प्लेक्स के अंदर अक्रॉस ऑल द बोर्ड मुझे लगता है कि बाजार आइदर साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट यहाँ पे रहना चाहिए नेक्स्ट एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। कोकुड को आप 2610 के आसपास बाय कर सकते हैं दिसंबर वाले को, उसका 2580 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है भाव ये 2670-75 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एग्री कॉम्प्लेक्स ओवरऑल मुझे काफी तेज लग रहा है वैसे अभी 2 वीक्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल एग्री मार्केट पर। तो आप करें कि तेज़ी अभी आपको एग्री कॉम्प्लेक्स में अभी आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरे में कल अच्छी तेज़ी थी, आज गिरावट आई करीब करीब 1100 रुपये की। रवि जी, क्या भी बनता है आपका जीरे पर? डेफिनेटली वहां पे जैसे 61 के करीब लेवल पहुंचते हैं, वहां पे थोड़ा रेस्टिव मूव बनता है। डाउन साइड जैसे बात करें तो 59,000 पे अच्छा सपोर्ट भी है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडरली ये जो फार कॉन्ट्रैक्ट में उसमें रेंज बनी रहेगी। करंट जो अक्टूबर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में भी मेरा मानना है 62,500 से 60,000 तक की रेंज बनी जाए। बहुत डाउन साइड नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 वीक से जो हायर लेवल पे एक्सपोर्ट इंक्वायरीज अभी आ रहे हैं, इस हिसाब से मार्केट थोड़ा उत्साहित है और ये उत्साह बना रहेगा। 60,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 60,700 पे बाय कर सकते हैं। 62,500 तक के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल है आनंद का, पूछिए आनंद जी। सर नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। हल्दी से पूछना है सर, हल्दी में टर्मरिक पर जानना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपके चार्ट पर टर्मरिक का मार्केट कैसा दिख रहा है अभी? हाल फिलहाल के लिए बिकॉज हमने पास्ट में एक बहुत सिग्निफिकेंट रैली आते हुए देखा एग्री के अंदर, स्पेशली हल्दी के अंदर, तो मुझे लगता है कि अभी ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा थकान वाला रहेगा। और मोटा मोटा जो ये ट्रेड है 12,000, मैं अगेन दिसंबर वाले की बात कर रहा हूँ, 12,200 से लेकर 16,000 की रेंज में रहेगा। लेकिन इसमें बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है, आइदर बाजार यहाँ से करेक्ट हो और हमारे को निचले भाव के आसपास मिले, या फिर ये 16,000 का भाव ब्रेक करता है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओवरऑल सिनेरियो तेजी का है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आप अखिलेश जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।